हेलो स्टूडेंट्स, हम जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था हेलो एसिड्स। वैसे हमारी यूनिट कौन सी चल रही थी? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी एसिड्स। ठीक है, हाइड्रोक्सी अम्ल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ही पाए जाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं हम? हाइड्रोक्सी कार्बोनिक एसिड। क्या कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH दोनों ही उपस्थित होते हैं तो ऐसे कार्बनिक यौगिक हाइड्रोक्सी एसिड्स कहलाते हैं। जैसे देखो मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोक्सी एसिड्स जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों पाए जाते हैं। जैसे ये देखो हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ देखो ये COOH ग्रुप भी है अर्थात कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। तो इस तरह के जो कार्बनिक यौगिक होंगे वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोक्सी एसिड्स। ठीक है, आगे हम इनके नामकरण की बात करते हैं। तो देखो हमें ये पता है कि किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह सीधा जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं? हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके बाद वाला कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। और उसके बाद वाला कार्बन गामा, फिडेल। इस तरह हम जो सामान्य नाम देते हैं उसमें इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसका नामकरण देख रहे हैं। अच्छा, नामकरण से पहले हम ये चीज भी देखते हैं कि मैंने यहाँ पर जो ये उदाहरण लिखा है, ये उदाहरण किस तरह का कार्बोक्सिलिक अम्ल है या हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल है? ये है एलिफेटिक। तो ये जो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही के गुणों में बहुत भिन्नता होती है, होगी भी। एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक है। ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में आपका सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ही दे रखा है, तो हम उसी की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नामकरण। तो मैं बता चुकी हूँ कि इस तरह सामान्य नामकरण करने पर अल्फा, बीटा, गामा नंबरिंग की जाती है, और जबकि आईपीएसी का नामकरण करें तो वही मुख्य क्रियात्मक समूह से नंबरिंग शुरू की जाती है 1, 2, 3, 4 जैसे भी। ठीक है, तो यहाँ हम इसका सामान्य नामकरण सबसे पहले देखते हैं। तो देखो ये है क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है और यहाँ जो OH है वो कैसा कार्य करता है? प्रतिस्थापी के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या है? ये अल्फा कार्बन पर है, इसलिए क्या लिखा मैंने? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कितने कार्बन है? 1 और 2 कार्बन, इसलिए एसिटिक एसिड। ये तो हुआ इसका सामान्य नाम। यदि इसके आईपीसी नाम की बात करें तो आईपीसी नाम में देखो 1 और 2। ठीक है, दूसरे कार्बन पे क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक लिखेंगे क्योंकि 2 कार्बन है और 2 कार्बन को आईपीसी नाम में क्या कहते हैं? इथेन, और ऑइक लगा देते हैं तो इथेनोइक एसिड। सेकंड उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो यहाँ हमारे पास में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1, 2, 3। ठीक है, और जो OH जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? जिससे सीधा क्या जुड़ा हुआ है? COOH। तो ये कैसा कार्बन है? अल्फा। और नंबरिंग की बात करें तो 1, 2 और 3। ठीक, तो इसका नामकरण जो होगा सामान्य नाम तो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोक्सी 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, लेकिन देखो प्रोपियोनिक एसिड अगर हम इसके आईपीसी नामकरण की बात करें तो 1, 2, 3 नंबरिंग देते हुए यहाँ क्या लिखे हम? 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन में से E हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। तो क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। जबकि यहाँ क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, सामान्य नाम है प्रोपियोनिक एसिड, जबकि यहाँ क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। एल्केन की E हटाकर ले जोड़ते हैं ओइक एसिड। ठीक है, तो देखिए हम आगे देखते हैं
हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यदि अभी हमने 2 कार्बन का देखा, अगर हम 4 कार्बन का उदाहरण लेते हैं, ये देखिए ये 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक, अब इसके नामकरण की हम बात करते हैं। तो देखो ये कार्बन है अल्फा, ये कार्बन है बीटा और ये कार्बन है गामा। तो H ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है? बीटा कार्बन पर। तो क्या लिखेंगे हम? बीटा हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेरिक एसिड। ठीक, आईयूपीएसी नामकरण की अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी नामकरण में तो वही क्या दी जाती है? नंबरिंग दी जाती है। नंबरिंग में यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मुख्य क्रियात्मक समूह को नंबर 1 मिलता है, फिर 2, फिर 3, ये 4। हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन से कार्बन पर है? तीसरे कार्बन पर। तो क्या लिखेंगे हम? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन, ओइक एसिड लगाएंगे इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से अगर 4 कार्बन होता है तो उसे क्या कह देते हैं हम? ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन होता तो क्या हो जाता? पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, और यदि ये ओइक समूह यहां जुड़कर अगर यहां जुड़ा होता तो क्या हो जाता? फिर नामकरण क्या होता? यहाँ बीटा की जगह क्या आ जाता? डेल, 3 की जगह क्या आ जाता? 4, और पीछे वाला तो वही रहता क्योंकि कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। कार्बन की संख्या तो वही है जो पहले थी। ठीक, तो इस तरह से इनका सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण हैं जिनके रूढ़ नाम लिखेंगे। हमें ये पता है कि रूढ़ नाम कैसे दिए जाते हैं? जिस कार्बन यौगिक को जहां से प्राप्त किया जाता है, अर्थात जो उसका सोर्स होता है, तो सोर्स के आधार पर ही रूढ़ नाम दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है एसिटिक एसिड, ठीक है, वो कहां से प्राप्त होता है? सिरका से, और सिरका को क्या कहा जाता है? एसिटम, इसलिए उसका नाम क्या डाला? एसिटिक एसिड। हम यह बात क्या कर रहे हैं? हाइड्रोक्सी एसिड की। तो हाइड्रोक्सी एसिड के रूढ़ नाम हम देखते हैं। तो देखिए कैसे। ये रूढ़ नाम इधर आईयूपीएसी है और इधर है कंपाउंड। ठीक है, इसका रूढ़ नाम की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम ग्लाइकोलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोलिक अम्ल। इसका रूढ़ नाम है ग्लाइकोलिक अम्ल। अब इसे ग्लाइकोलिक अम्ल क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं कि ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोल। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोल। ये क्या है? ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोलिक अम्ल। ये ग्लाइकोल है और जब इसका ऑक्सीकरण किया तो हमें क्या मिल गया? ग्लाइकोलिक अम्ल मिल गया। आईयूपीएसी नाम की हम बात करें तो अभी हमने इसका आईयूपीएसी नाम देखा था। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 1,2,2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमारे पास में ये अवेलेबल हो, जो ग्लाइकोलिक अम्ल था, उस ग्लाइकोलिक अम्ल के एक केस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? CH3 से, मैथिल ग्रुप से। तो ये जो हमें मिला है इसको कहते हैं हम लैक्टिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? लैक्टिक अम्ल।
लैक्टिक अम्ल। ये इसका रूट नाम है। इसको लैक्टिक अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दही में खट्टे दूध में ये प्राप्त होता है और इस खट्टे दूध को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है ग्रीक में? लेक। खट्टे दूध को लेक कहा जाता है। ये दही या फिर खट्टे दूध, खट्टा दूध क्या है? दही फट जाता है तो क्या हो जाता है वो? मतलब दूध फट जाता है तो क्या बन जाता है? दही। तो ये दही से प्राप्त होता है या फिर खट्टे दूध से प्राप्त होता है और खट्टे दूध को ग्रीक भाषा में लेक कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? लैक्टिक अम्ल। इसका आईपीएसी नामकरण भी हम देख चुके हैं, वही 1, 2, 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कार्बनिक यौगिक है। इसका रूट नाम क्या है? मैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है? ये सेब से प्राप्त होता है और सेब को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? मैलम। क्या कहा जाता है? मैलम। तो वहीं से इसका नाम क्या डाला हुआ है? मैलिक एसिड। ठीक है, इसके आईपीएसी नामकरण की हम बात करें तो देखो, आईपीएसी नामकरण में अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे आता है? 3 पर। ठीक है, लेकिन हम नंबरिंग आईपीएसी नामकरण में इस तरह करते हैं कि हमें लंबी श्रृंखला में मिले, वो मुख्य क्रियात्मक समूहों में शुरू हो और प्रतिस्थापियों को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग हम कहां से करेंगे? यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, और इसका नामकरण क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 4। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ये किस कौन कौन सी पोजीशन पर है? 1 और 4 पर। 1,4 डाइओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। किसका? मैलिक एसिड का। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अगर किसी मैलिक एसिड में इस CH2 के एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो हमें मिलेगा उसे क्या कहते हैं? हम टार्टरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? टार्टरिक एसिड। मैलिक एसिड का मैं लिखा नहीं हूं, लिख किसी का नहीं रही हूं, लेकिन बोल रही हूं कि ये सेब से प्राप्त होता है और सेब को लैटिन भाषा में मैलम कहा जाता है, वहां से इसका नाम क्या डाला हुआ है? मैलिक एसिड। इसी तरह ये टार्टरिक एसिड है। ये टार्टरिक एसिड कहां से प्राप्त होता है? ये इमली में पाया जाता है। ठीक है, ये अंगूर के रस से प्राप्त टार्टरेट प्राप्त होता है, उसमें ये एसिड पाया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया? टार्टरिक एसिड। अंगूर के रस से प्राप्त उत्पाद टार्टरेट होता है, उसमें ये पाया जाता है, वहां से इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम डाल दिया है टार्टरिक एसिड। आईपीएसी नामकरण की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी वही बात है, नीचे से नंबरिंग करेंगे तो भी वही बात है। ये 2 और 3 पर आएगा, इधर से 2 और 3 पर आएगा, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो आप 1, 2, 3, 4। ये 2 पे हाइड्रोक्सी और 3 पे हाइड्रोक्सी, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 4 ब्यूटेन, ऑइक एसिड की पोजीशन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये टार्टरिक एसिड है। नेक्स्ट है हमारे पास में सिट्रिक एसिड। देखो सिट्रिक एसिड क्या है और इसको सिट्रिक एसिड कैसे नाम देना देखते हैं हम।
ग्लाइकोलिक एसिड, इनको आपको जो इनके संरचना सूत्र है वो याद होना जरूरी है, क्योंकि कैसे पूछा जाता है, जैसे आईयूपीएससी आपसे नेम पूछा गया तो ये नहीं किया जाएगा कि इसका ये संरचना सूत्र दे दिया और ये कहा गया कि इसका आईयूपीएससी नाम दो, ऐसा नहीं। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, जैसे कहा जाए मैलिक एसिड का आईयूपीएससी नेम बताइए, टार्टिक एसिड का आईयूपीएससी नेम बताइए, सिट्रिक एसिड का आईयूपीएससी नेम बताइए। या हो सकता है कि इस तरह पूछा जाए कि सिट्रिक एसिड का संरचना सूत्र लिखिए, टार्टिक एसिड का संरचना सूत्र लिखिए। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है कुछ जो कि रूट नाम से ही प्रचलित है, तो इनको आपको रूट नाम के साथ ही संरचना सूत्र और उसका आईयूपीएससी नेम, तीनों चीजें ध्यान रखिए। देखिए हम देखते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल रूट नेम है और इसका संरचना सूत्र ये होता है। ये सिट्रिक एसिड का संरचना सूत्र है। CH2COOH, CH2COOH और बीच में COOH और OH, ठीक है। ये इसका संरचना सूत्र है। इसका जो रूट नाम है वो है सिट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये जो सिट्रिक कुल है उसके जो सदस्य हैं उनके फलों में ये पाया जाता है, इसलिए इसका नाम लगा सिट्रिक एसिड, ठीक है। आईयूपीएससी नामकरण की हम बात करें, इसका नामकरण ऊपर या नीचे कहीं से भी किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो है हाइड्रोक्सी और ये है कार्बोक्सी। किसको पहले लिखेंगे हम? कार्बोक्सी ग्रुप को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। ये देखो हमेशा आईयूपीएससी नामकरण जो लिखा जाता है वो एक ही लाइन में लिखना होता है, ऐसे नहीं थोड़ा ऊपर लिखे थोड़ा नीचे लिखे, ऐसे नहीं करते हैं। 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है। 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये सिट्रिक एसिड का ये रूट नाम और वो क्या है? इसका आईयूपीएससी नेम। तो ये कुछ एग्जांपल आपके यहाँ दिए गए थे, वो हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे आगे कि इसके निर्माण की भी क्रिया कौन कौन सी है, उसे हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।